Good morning. 10th class Hindi video student, most welcome in this video. आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम, जैसे बेटा कल हम बात कर रहे थे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहले हमने बात करा डॉबे-राइडर के ट्रिक। ठीक है, डॉबे-राइडर ने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया, कौन सा आधार बनाया, वो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि डॉबे-राइडर के समय तत्व थे टोटल 31, और उन 31 तत्वों के गुणधर्म सभी अलग अलग प्रकार के थे। उन गुणधर्मों के आधार पर उन तत्वों को व्यवस्थित करना एक कठिन कार्य था। फिर भी डॉबे-राइडर ने 3 तत्वों के समूह बनाए जिनको त्रिक कहा गया, और उस त्रिक में तत्वों को व्यवस्थित किया। डॉबे-राइडर ने 3 त्रिक बनाए जिनमें 9 तत्वों को व्यवस्थित किया, और तत्वों की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए डॉबे-राइडर का जो त्रिक सिद्धांत है वो अमान्य कर दिया गया। ठीक है, अब डॉबे-राइडर ने जो त्रिक बनाया उसमें जो त्रिक में बीच वाला तत्व है, उस बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के योग के बराबर होता है। ऐसा उदाहरण मैंने आपको कल समझाया था। जब त्रिक सिद्धांत अमान्य हो गया तो वर्गीकरण तो आगे चालू रहा। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की व्याख्या करने के लिए डॉबे-राइडर के बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक, जिन्होंने डॉबे-राइडर के बाद तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रयास किया, और इन्होंने अष्टक नियम बनाया। जैसे डॉबे-राइडर ने बनाया त्रिक सिद्धांत, ऐसे ही न्यूलैंड ने बनाया अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत में कहा गया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, अष्टक का मतलब 8वां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव लॉ, प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करते हैं। इसे ऑक्टेव सिद्धांत कहा गया, ऑक्टेव नियम कहा। जॉन न्यूलैंड्स ने भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, क्योंकि 7वें स्वर के बाद 8वां सा ही होता है, यानी 8वें की तुलना पहले से की। प्रत्येक 8वां सा रे गा मा पा धा नि सा, सा से काउंट करेंगे तो सा पे 8वां ही होता है, रे से काउंट करेंगे तो रे 8वां ही होगा, गा से शुरू करेंगे तो गा 8वां होगा। यानी प्रत्येक 8वें तत्व पहले की पुनरावृत्ति करता है। इस आधार पर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम बनाया। ठीक है, लेकिन फिर भी अष्टक नियम में भी क्या किया, अष्टक नियम के बाद न्यूलैंड ने भविष्यवाणी की कि उनके नियम के अंदर, यानी उन्होंने जहां तक तत्वों को व्यवस्थित किया उसके बाद वो भी कैल्शियम के बाद तत्वों की व्याख्या नहीं कर सके, तो सिद्धांत अमान्य हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 56वें तत्व थोरियम के बाद किसी तत्व की खोज नहीं होगी। लेकिन बाद में मेंडलेव के समय खोज हुई, हेनरी मोज़ले के समय खोज हुई, और खोज आज भी जारी है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो भी अमान्य करना पड़ा, क्योंकि इनका नियम कैल्शियम से आगे तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका, और इनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हो गई। तो बेटा आज की वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए डॉबे-राइडर के बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स नाम है, लेकिन हम लिखते हैं जॉन न्यूलैंड्स। सन 1865 में उन्होंने बताया कि इनकी समय तत्वों की संख्या हुई थी 56। जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या सिद्धांत। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर पहला पॉइंट,
इनके समय, जॉन न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। जब न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया तो उस समय 56 तत्व हो चुके थे। केवल सिद्धांत पूछा जाए एक लाइन में तो परिभाषा भी एक लाइन की लिखनी होती है बेटा, ठीक है। और जब पूछे जॉन न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में समझाइए तो फिर पूरा लिखना होता है। केवल सिद्धांत नियम की परिभाषा पूछे तो एक लाइन है, मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, इनके सिद्धांत के अनुसार देखें तो इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। अब इन्होंने क्या किया? अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक नियम, ये जो परिभाषा है वो लिख रहे हैं यहां पर, अष्टक नियम के अनुसार। अब क्या है परिभाषा वो देखो। अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करता है। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। यदि देखो परिभाषा आती है तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है। अष्टक नियम की परिभाषा केवल एक लाइन है। जब पूरा सिद्धांत समझाना है तो पूरा लिखना है, अभी मैंने पूरा नहीं किया। यदि परिभाषा आती तो इतना लिखना है कि अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करते हैं। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अब इस नियम में क्या किया? इस नियम के अनुसार देखें तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को भारतीय संगीत के 7 स्वरों, 7 स्वरों सा रे गा मा पा गा नी, कितने हुए? 7। 8 का कौन सा आएगा? सा। फिर वही सारे का पता नहीं। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को भारतीय संगीत के 7 स्वरों के आधार पर व्यवस्थित किया। ये भी आपको एक लाइन अटैच करनी है। तो यहां तक आ जाए पहले, फिर मैं इसके आगे ले चलता हूं आपको। पहला पॉइंट आप लिख लें इसमें, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, लिख लो यहां तक। दूसरा पॉइंट, इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। तीसरा पॉइंट, अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करता है। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं।
इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, तत्वों को भारतीय संगीत के 7 स्वरों, भारतीय संगीत के 7 स्वरों सारे गामा पाधानी के आधार पर व्यवस्थित किया। जैसे अब देखिए आप कैसे किया, मैं आपको बताता हूं। ये 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इन 7 स्वरों में सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे तत्व को, ठीक है। इन सारे गामा पाधानी के नीचे मैं तत्व व्यवस्थित करता हूं, या मैं ऊपर से लेता हूं, उसको साफ कर देता हूं, बाकी संगीत लिखते हैं। देखिए भारतीय संगीत के अनुसार, देखिए वैसे अंग्रेजों का संगीत है डो रे मी फा सा ले टी, डो रे मी फा सा ले टी, लेकिन उसको भारतीय संगीत में चुना क्योंकि हम भारतीय लोग उसको कैसे पढ़े, अंग्रेज इसको पढ़ते हैं डो रे मी फा सा ले टी, और हम पढ़ते हैं सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेज पढ़ते हैं इनको डो रे मी फा सा ले टी, ये अंग्रेजों का स्वर है, ठीक है। लेकिन हम भारतीय संगीत के अनुसार इसको पढ़ते हैं सारे गामा पाधा नी सा। तो पहला सा 8वां भी सा ही आता है, तो 7 के बाद 8वां पुनरावृत्ति हो जाती है, उसी का आधार पर नाम दिया अष्टक सितारा। तो सबसे पहले देखो बेटा तत्व, सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व, ठीक है। अब इसके नीचे हम तुलना करते जाएंगे सारे गामा पाधा नी। तत्व की शुरुआत यानी उस समय हाइड्रोजन हीलियम की खोज नहीं हुई थी। सबसे पहला तत्व था लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद नियोन की खोज उस समय नहीं हुई थी। इसके बाद लेते हैं सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद कैल्शियम के बाद आर्गन की खोज नहीं हुई, तो क्या आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद देखो क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, ऐसे तत्व आ गए जो तत्व इस नियम अष्टक नियम का पालन नहीं करते। अष्टक नियम में देखो आप, लिथियम सा से शुरू होता है और वापस आने के बाद सा पर क्या आ गया पोटेशियम, वो सोडियम। इसका मतलब लिथियम के गुणधर्म पोटेशियम के समान है, सोडियम के समान है, और सोडियम से चले वापस आ गए कहां पोटेशियम पे, इसका मतलब सोडियम के समान पोटेशियम है, क्योंकि ये भी सा, ये भी सा, ये भी सा। 8वां, प्रत्येक 8वां इनमें से, ये 30, ये पहला है तो ये 9वां है, ठीक है। इस तरह से यदि हम यहां से चालू हो, हम देखें समानता, इन तीनों की संयोजकता 1 है, लिथियम की संयोजकता 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की। यदि हम कहेंगे बेस देखो, तो रे से शुरू होंगे, रे पर ही रे के बाद क्या आ गया Mg। दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, दोनों ही धातु है, इनके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो समानता है।
इस तरह यदि हम देखते जाएं तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले की पुनरावृत्ति करता है, लेकिन वो केवल कैल्शियम तक ही लागू है, आगे ये लागू नहीं है। और देखें तो जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। कैसे? लिथियम का परमाणु भार है 7, तो इसके बाद बेरिलियम आया तो परमाणु भार 9, बोरोन का परमाणु भार 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19। ठीक है। और सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। इस तरह यदि देखें तो न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। तो ये तो इनके परमाणु भार हैं। ऐसा कोई जरूरी है सारणी बनाए, आप केवल समझ लें, केवल तत्व ही आप लिख लें, परमाणु भार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप तो केवल तत्व याद रख लेंगे तो उससे ही आप क्लियर समझ पाएंगे कि यहां पर हम देखें लिथियम से शुरू होंगे, कहां आ जाएंगे? सोडियम पर। तो प्रत्येक 8वां जो तत्व है वो पहले तत्व की पुनरावृत्ति करता है, और कैल्शियम के बाद जैसे मान लो क्रोमियम है, फेरम है, मैग्नीज है, ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उसकी व्याख्या नहीं करते। तो अब इसकी क्या रहेगी? कमियां। तो ये तो आपको यहां तक इसको पढ़ना ही है। पढ़ने के बाद आप लिखेंगे न्यूलैंड्स की कमियां। नंबर 1, सारणी आप समझ गए, सारणी समझने के बाद इसकी कमियां लिखें। नंबर 1, पहली कमी क्या लगी? देखो, न्यूलैंड्स ने जो अष्टक सिद्धांत दिया, ये अष्टक जो नियम है केवल कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम के बाद यहां से ये लागू नहीं होता, केवल कैल्शियम तक लागू होता है। इसके बाद अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। अष्टक नियम का आगे, कैल्शियम के आगे अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसकी पहली कमी लिखें, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही, कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, लागू होता है। कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद के तत्वों की, कैल्शियम के बाद की तत्वों की यह व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। अर्थात कैल्शियम के बाद, अर्थात कैल्शियम के बाद अष्टक नियम का पालन अष्टक नियम का पालन नहीं होता है।
एक कमी और लिख देना, न्यूलैंड्स ने भविष्यवाणी की थी कि 56वें तत्व थोरियम के बाद, वैसे 56वां तत्व बेरियम है, न्यूलैंड के समय थोरियम था। 56वें तत्व थोरियम के बाद नए तत्वों की खोज नहीं होगी, नए तत्वों की खोज नहीं होगी, लेकिन बाद में नए तत्वों की खोज हुई और वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। अतः उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। ठीक है, तो देखो डॉबेलाइन का सिद्धांत है वो भी ट्रिक बनाकर फेल हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी अष्टक बनाने के बाद कंप्लीटली फेल सा ही हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद कितने तत्व बताए उन्होंने, केवल 16 तत्वों की व्याख्या की। 16 तत्वों की व्याख्या की 56 में से 40 तत्वों की ने लगभग कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए यह सिद्धांत भी फेल हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डॉबेलाइन और न्यूलैंड्स के वर्गीकरण के बाद इनकी कमियों को दूर करते हुए रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया। देखिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। तो जो अष्टक नियम की कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीव, पूरा नाम है मेंडलीव का डमित्री इवानोविच मेंडलीव या मेंडलीव। अब देखिए, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई उस समय ज्ञात सशोध तत्वों की संख्या 63 थी। पहला पॉइंट आप ये लिखिए, मेंडलीव के समय, यानी पहला पॉइंट आप ये लिखें पहले, मेंडलीव को आवर्त सारणी बनाने का यानी सर्वप्रथम श्रेय को प्राप्त हुआ तो मेंडलीव को है। तो यहां पहला पॉइंट आप ये लिखें, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीव को है। अतः मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अतः मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इनके समय
ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अगला पॉइंट, मेंडलिप ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या परमाणु भार के आधार पर बढ़ते क्रम में, ऐसे दोस्तों मेंडलिप ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यानी इन्होंने जो आधार बनाया परीक्षण का वो था परमाणु भार, और परमाणु भार को कहते हैं परमाणु द्रव्यभार। तो इन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई तो इनकी आवर्त सारणी में मेंडलिप के अनुसार इन्हें तत्वों के जो गुणधर्म थे वो परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो इनकी आवर्त सारणी में हम ये एक लाइन लिखेंगे जो उसकी परिभाषा भी है। मेंडलिप की आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलिप की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, चाहे गुणधर्म भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये लिख लें आप, मेंडलिप की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। एक पॉइंट और लिखें, नंबर 5। मेंडलिप की आवर्त सारणी में लिखें, मेंडलिप की आवर्त सारणी में छह आवर्त तथा 8 वर्ग बनाए। 6 आवर्त तथा 8 वर्ग बनाए। अब वर्ग आवर्त क्या है इनको लिखें आप, एक लाइन आवर्त में लिखें आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। जैसे ये पंक्तियां थी, ये आवर्त है। वर्ग या समूह, इसमें लिखें आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। ये होते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या थी 8 और आवर्तों की संख्या थी 6। जो 36 पंक्तियां हैं हॉरिजॉन्टल क्यू, हॉरिजॉन्टल क्यू इज कॉल्ड पीरियड एंड लॉन्जिट्यूडिनल क्यू आर ग्रुप। तो यहां पर इसने 6 आवर्त और 8 वर्ग बनाए। जो 36 पंक्तियां थी उन 36 पंक्तियों को आवर्त कहा गया, और दो जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहा? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा। अब देखें मेंडलिप का आवर्त नियम। ये मेंडलिप का आवर्त नियम यही है कि मेंडलिप के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को कहते हैं मेंडलिप का आवर्त नियम।
ठीक है बेटा, तो मैंने इस वीडियो में यहाँ तक आपको कंप्लीट किया। कल मैं मैटलैब के आवर्त नियम से आगे इसकी उपलब्धियां, इसकी कमियां, इसकी सारणी के बारे में और बात करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं पढ़ाया जा रहा हूं यही इसका होमवर्क है। रोजाना जो भी आप पढ़ रहे हैं इस पढ़े हुए टॉपिक के अनुसार आप याद करते जाएं और इसी अनुसार जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक वाइज आप लर्न करें और टॉपिक वाइज ही आप जैसे नोट्स बना रहे हैं उन नोट्सों को आप लर्न भी करते जाएं। जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे आपका जो मैटर है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपका होमवर्क है, इसको नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें और बाकी मैं कल शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।